चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास। चलिए आ जाइए फटाफट से, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात कर रहे थे एंटीबॉडी के बारे में। बात हो रही थी किसके बारे में? एंटीबॉडी के बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था। एंटी बॉडी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था। एंटीबॉडी क्या है? तो हमने देखा था कि एंटीबॉडी जो है वह एक तरह का प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी क्या है? एक तरह का प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। उस प्रोटीन का नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। एक तरह का प्रोटीन होता है, सुजाता गुड आफ्टरनून, जो इसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम IG से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना? यह 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है, जिनमें आपके 2 हैवी चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं। और हैवी चेन और लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलके बने होते हैं। यहां तक बातें हो गई थी। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात की एंटीबॉडी के। तो हमने देखा कि एंटीबॉडी को IgA, IgD, IgE, IgG और IgM में बांटा गया है। IgM में बांटा गया है। IgA, IgD, IgG और IgM में एंटीबॉडी को बांटा गया है। हम लोगों ने IgA की बात कर ली। किसकी बात कर ली? IgA की बात कर लिया। IgA जो था वो सेकेंड अबंडेंट एंटीबॉडी था। IgA क्या था? सेकेंड अबंडेंट एंटीबॉडी था और इसको सेकेंड अबंडेंट एंटीबॉडी कहते हैं। यह 10 से 15% टोटल एंटीबॉडी का अपने पास कंज्यूम करता है। यह पाया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल सिक्रीशन में इनकी मात्रा पाई जाती है, जैसे टीयर्स में पाए जाते हैं, आंसू में, सलाइवा में, सेमाइनल फ्लूइड में और कोलेस्ट्रम में इनकी मात्रा होती है। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीरम IgA और एक होता है आपका सिक्रीटरी IgA। ठीक है? सीरम IgA और सिक्रीटरी IgA। सीरम IgA की बात करते हैं। यह मोनोमेरिक इन स्ट्रक्चर होता है। मोनोमेरिक स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होगा। पिछले क्लास में इस पे बात हो गई थी। मोनोमेरिक इन स्ट्रक्चर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है और इसको हम SDS पेज कराते हैं। SDS पेज एक टेक्निक है, तो SDS पेज कराते हैं। इसका नाम मतलब पूरा नाम होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पारीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम SDS पेज कराते हैं तो 2 तरह के बैंड मिलते हैं इसमें। एक आपका लाइट चेन मिलता है और एक आपका हैवी चेन मिलता है। 2 बैंड मिलते हैं, बॉन्ड मत पढ़िएगा इसको। 2 बैंड मिलते हैं, एक हैवी चेन का बैंड मिलता है और एक लाइट चेन का बैंड मिलता है। मतलब 2 तरह के बैंड मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्रीटरी IgA की। सिक्रीटरी IgA जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं इन चाइल्ड के लिए ना। और अगर इनकी मात्रा फीकल मैटर में पाई जाती है, जिसको मल कहते हैं, फीकल मैटर मतलब मल में पाए जाते हैं, तो इनको कोप्रो एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक भैया? कोप्रो एंटीबॉडी, जैसे मल को कहा जाता है, जैसे मल खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कोप्रोफैगस कहते हैं। और ये डाइमेरिक इन स्ट्रक्चर होते हैं ना। और इनके डाइमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो J चेन और सिक्रीटरी चेन से जुड़े होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया ये वाला और एक स्ट्रक्चर आपका हो गया ये वाला 2। तो ये इसके अंदर एक ये सिक्रीटरी चेन होगा और यहां से ऐसे J चेन होगा। तो यहाँ 2 चेन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना? 2 चेन दिखाई दे रहे हैं। ये आपका जो बीच में दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है भैया वो J चेन है। ये वाला जो आपको जो दिख रहा होगा वो J चेन है
और यहां से आपको ऐसे यस शेप दिखाई दे रहा है, ये आपका सिक्रेटरी चेन है। तो जब हम इनका एसडीएस पेज कराते हैं, क्या कराते हैं, एसडीएस पेज कराते हैं, तो 4 बैंड मिलते हैं, हैवी बैंड, लाइट बैंड, जे चेन और सिक्रेटरी चेन मिलते हैं इनमें, या सिक्रेटरी बैंड मिलते हैं। कुल 4 बैंड इनमें देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो यहां तक की बातें क्लियर हैं, हम पिछले क्लास में इनको पढ़ लिए हैं। आगे चलें, जो क्लास में है वो एक बार रिप्लाई भी किया करें भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं आईजीडी। क्या बात करते हैं, आईजीडी, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टी लिम्फोसाइट। आईजीडी कहां पाए जाते हैं, सरफेस ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के सरफेस पे पाए जाते हैं। आगे आईजीडी एक्टिवेट द बी सेल टू सिक्रीट एंटीबॉडी ना। आगे बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होता है। तो आईजीडी का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कोई एक डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं आईजीई, इट इज आल्सो मोनोमेरिक इन स्ट्रक्चर, यह भी मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में होता है। और इट प्रोड्यूस हाई रेट ऑफ एलर्जी, ये याद रखना है, हाई रेट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एलर्जी मेडिएटेड एंटीबॉडी, इसको कहते हैं एलर्जी मेडिएटेड एंटीबॉडी कहा जाता है, इनको एलर्जी मेडिएटेड एंटीबॉडी कहा जाता है, ठीक है। आगे आईजीजी की बात करते हैं। आईजीजी हो फास्ट अबॉन्डेंट एंटीबॉडी है, ये फास्ट अबॉन्डेंट एंटीबॉडी के तौर पे इनको देखा जाता है। और कुल एंटीबॉडी का 80% ये होते हैं आईजीजी, कुल एंटीबॉडी का 80% होते हैं मोनोमेरिक इन स्ट्रक्चर होगा। मोनोमेरिक स्ट्रक्चर का मतलब इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस टाइप ऑफ, ये प्रेजेंट होंगे। दीज आर द मोनोमेरिक इन स्ट्रक्चर। इन हियर द डाइसल्फाइड बॉन्ड, इन हियर द डाइसल्फाइड बॉन्ड, इन हियर द डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट ना। डाइसल्फाइड बॉन्ड इधर ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। आगे इन एडल्ट आईजीजी जो होते हैं, इन एडल्ट आईजीजी प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। आईजीजी का काम है रेगुलेट करना इम्यून सिस्टम को। आईजीजी ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके माता से उनके फीटस यानी उनके बच्चे तक, जो पेट में माँ के गर्भाशय में पलने वाला बच्चा है, उनके पास आईजीजी जा सकता है। और एक यह ऐसा एक इकलौता एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है ना। किसको क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला ये एक इकलौता ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पूछेगा कि कैसा इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा, तो ये प्रोवाइड कराता है क्या करता है, प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी देता है। ये आपको याद रखना, दीज आर द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ना। ये आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या किसी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देते हैं तो ये आपको पूछा हुआ। आईजीए के बारे में तो आपको पता है कि आईजीए जो है वो माँ से मिलता है और बच्चे को जाता है ना। तो ये माँ के मिल्क में पाया जाता है। मिल्क मतलब किस मिल्क में, कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये आईजीए, और इसको मिल्क फीडिंग के दौरान बच्चे को मिलता है, बर्थ के बाद, बर्थ से पहले आईजीजी मिलता है। इट आल्सो प्रेजेंट इन मिल्क, यह मिल्क में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब आईजीजी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आईजीजी का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग तरीके से देखा जाता है ना। इसकी डाइवर्सिटी होती है, IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4 के रूप में ये पाए जाते हैं। IgG स्टिमुलेट द फैगोसाइटोसिस एंड कंप्लीमेंट सिस्टम। आगे IgG आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, IgG कई प्रकार के
होते हैं, फॉलोइंग टाइप्स के देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिएगा इसके टाइप्स आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसके बीच में जो हिंग ज्वाइंट है, उस हिंग ज्वाइंट के बेस पे इनको बांट दिया गया है अलग अलग भागों में। तो IG G1 G2 G3 G4 तक होते हैं, 4 होते हैं ये, ठीक है। आगे IgM की बात करते हैं। IgM जो है वह थर्ड अबॉन्डेंट एंटीबॉडी है, तीसरा मुख्य एंटीबॉडी IgM को माना जाता है। यह लार्जेस्ट एंटीबॉडी भी कहा जाता है और यह 5 टाइम लार्जर होता है IgG से। IgG से 5 गुना बड़ा होता है, इसलिए इसको हम मैक्रोग्लोबुलिन कहते हैं। मैक्रोग्लोबुलिन पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैक्रोग्लोबुलिन किसको कहते हैं, IgA को, IgG को, IgD को, IgE को, IgM को। तो IgM को मैक्रोग्लोबुलिन कहते हैं। IgM जो है वो ओल्डेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास माना जाता है। IgM मेड अप ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबुलिन, यह 5 इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलके बना होता है। इट इज अर्लीस्ट एंटीबॉडी टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द फीटस बीइंग अबाउट 20 वीक एगो। जब बच्चा 20 साल का 20 हफ्ते का हो जाता है तो उसके अंदर ये सिंथेसाइज होने लगता है। इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, यह एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए बच्चे के अंदर स्वतः बनता है। IgM इज 500 से 1000 टाइम मोर इफेक्टिव देन IgG। तो IgG और IgM में ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, तो IgM 500 से 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है IgG से। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है और ये J चेन से मिलके जुड़े होते हैं ना। अगर हम इसका SDS पेज कराते हैं, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, तो इनमें लाइट चेन, J चेन और हैवी चेन 3 तरह के बैंड आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर को समझने में दिक्कत होगा तो आप स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। इस तरीके से ले लेंगे इसको, बाय द वे मन किया कैसे बनाएंगे, एग्जाम में गड़बड़ाने लगेगा। कुछ नहीं गड़बड़ाएगा आपका, ऐसे करेंगे, बड़े आराम से खींच देंगे, आराम से बन जाना है। ऐसे तो यहाँ पे इस तरीके से इसको खींच लीजिएगा भैया, यहाँ पे ऐसे खींच लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे खींच लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे खींच लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे लाइट चेन। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका J चेन हो गया और ये आपके 5 आपके एंटीबॉडी हो गए। ये सब क्या है, एंटीबॉडी हो गए, ठीक है। आप इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं, आपका गलत नहीं माना जाएगा। वही डायग्राम आपका यहाँ पे भी है। तो आपको J चेन से जुड़ा हुआ ये, आप ये एग्जाम में ये स्ट्रक्चर चाहें तो बना सकते हैं या जो हमने बनाया उसको बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो यस बोलें, आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के कार्य क्या हैं? तो देयर आर फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। पहला होता है प्रेसिपिटेशन, दूसरा एग्लूटिनेशन, आब्सोनिसेशन और न्यूट्रलाइजेशन ना, ये फंक्शन होते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैठा देगा ये, एग्लूटिनेशन का मतलब ग्लूड कर देगा, आब्सोनिसेशन इनएक्टिव कर देना और न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल कर देना है एंटी पैथोजन को। अब हम बात करते हैं एंटीजन को। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन आर द माइक्रोमोलिक्यूलर सबस्टेंस। एंटीजन एक माइक्रोमोलिक्यूलर सबस्टेंस है। वह जैसे मान लीजिए ये आपको छोटा सा एक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, तो इसको हम एंटीजन कह सकते हैं, एंटीजन कह सकते हैं।
लेकिन शर्त ये होगा कि एंटीजन उन्हें कहा जाएगा जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देंगे, उनको एंटीजन कहा जाएगा। एंटीजन आर दोज विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन वो होंगे जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं। आगे कहते हैं दे आर फॉरेन पार्टिकल कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन एंड नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस विच इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे याद रखना है, विच इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन वह मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन या नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस हो सकते हैं, और एक बात ये रहेगी कि वो इंड्यूस करेंगे एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। आगे देयर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और एंटीजन के तौर पे कंसिडराइज किए जाते हैं। आगे एंटीजन इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोजन। एंटीजन को हम इम्यूनोजन कहते हैं। आगे एबिलिटी ऑफ एंटीजन, एंटीजन की वह क्षमता जो इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन की वह क्षमता जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ा दे, यानी वह एबिलिटी जो कितना एंटीबॉडी बनवाएगा वो उसकी क्षमता कही जाएगी, और एंटीजन के इस क्षमता को एंटीजेनिसिटी कहते हैं। यानी एंटीजन की वह क्षमता जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और कितना बढ़ाता है, इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजेनिसिटी कहते हैं। एंटीजेनिसिटी कहते हैं। रिंकी उसको एंटीजेनिसिटी कहते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आया। एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। आगे हम बात करते हैं एंटीजन आर माइक्रोमोलिक्यूल विच कंटेन प्रोटीन या अदर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। आगे एंटीजन हैज एंटीजेनिक डिटर्मिनेटिंग साइट कॉल्ड ईपीटोप्स। एंटीजन के पास ऐसे छोटे छोटे साइट्स होते हैं जिससे एंटीबॉडी आके बाइंड होता है, तो इस साइट को हम लोग कहते हैं ईपीटोप्स कहते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ईपीटोप्स कहते हैं। और मॉलिक्यूलर, आगे द मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन, और एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा ही हो सकता है। ये आपका एंटीजन एक दिखाई दे रहा है। अभी हमने आपको एंटीजन का स्ट्रक्चर यहां पे बना दे रहे हैं। ये एंटीजन का एक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इससे एंटीबॉडी बाइंड है। तो यहाँ पे ये जो साइड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको जो साइड दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका एंटीजन है। क्या है, एंटीजन है। और एंटीजन के पास ये जो साइट आपको दिख रहा है, ये एंटीजन डिटर्मिनेटिंग साइट, या इनको हम लोग क्या कहेंगे, ईपीटोप्स कहेंगे। ये ऐसे, ये ऐसे, इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये ईपीटोप्स कहे जाएंगे ना, ठीक है। और एंटीबॉडी जो जुड़ रहा है ना, जो एंटीबॉडी के पास जो साइट है, उस साइट को हम लोग क्या कहते हैं, पैराटोप्स कहते हैं। एंटीबॉडी के पास जो साइट होगा उसको पैराटोप्स, और एंटीजन देखिएगा, जैसे ये मान लीजिए आपका एंटीजन है, तो इस एंटीजन के पास जो साइट ये दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ईपीटोप्स कहते हैं। और एंटीबॉडी आप देखेंगे तो एंटीबॉडी आपका ये है, और एंटीबॉडी के पास यहाँ पे जो साइट है जो एंटीजन से जुड़ रहा है, इस साइट को हम बोलते हैं पैराटोप्स कहते हैं। इनको ईपीटोप्स कहेंगे, इनको पैराटोप्स कहेंगे। यहां तक क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। आगे नेक्स्ट बात करेंगे, द एबिलिटी ऑफ एंटीजन डिपेंड ऑन द अपॉन द साइज। ना, एंटीजन की एबिलिटी जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर साइज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो एंटीजन की एबिलिटी ज्यादा होगा। साइट डिपेंड अपॉन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी
एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन। आगे सिंगल इपीटोप्स प्रेजेंट, उनको हम मोनोवैलेंट एंटीजन कहेंगे। अगर एंटीजन ये है, इसके पास एक इपीटोप्स पाया जाता है, तो इनको क्या कहेंगे? इनको मोनोवैलेंट एंटीजन कहेंगे। और इनके पास अगर बहुत ज्यादा इपीटोप्स पाए जाएंगे, ऐसे बहुत ज्यादा इपीटोप्स पाए जाएंगे, तो इनको मल्टीवैलेंट एंटीजन कहेंगे। बहुत सारे पाए जाएंगे तो क्या कहे जाएंगे? मल्टीवैलेंट। तो ये आपके मल्टीवैलेंट या पॉलीवैलेंट हैं। पॉलीवैलेंट और इनको मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट एंटीजन, पॉलीवैलेंट एंटीजन, ठीक है। आगे मोनोवैलेंट मोर देन वन एंटी अगर इपीटोप्स है तो इसको पॉलीवैलेंट या मल्टीवैलेंट कहेंगे। आगे मल्टीवैलेंट एंटीजन इंड्यूस मोर एंटीजेनिसिटी देन द मोनोवैलेंट ना। मल्टीवैलेंट जो होता है ज्यादा इफिशियंट होता है। हम ठीक, आगे टाइप ऑफ एंटीजन की बात करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एंटीजन। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप के। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इसेंशियल प्रोटीन एंटीजन आर ऑफ टू टाइप ना। एंटीजन आपके दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका कंप्लीट एंटीजन और दूसरा इनकम्प्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन वह होगा, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट एंटीजन वो होगा जिनके पास कैरियर प्रोटीन और रिएक्टिव प्रोटीन दोनों होता है, ठीक है। तो उनको हम लोग कहेंगे कंप्लीट एंटीजन। और जिनके पास कैरियर प्रोटीन नहीं होता, कैरियर ये जा नहीं सकते हैं, कैरियर नहीं होगा, केवल रिएक्टिव होगा ना। तो जैसे आप लोगों में भी दो चीजें होती हैं, एक ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं और जाके वहां रिएक्ट भी करते हैं, तो उनको कहा जाता है कैरियर और रिएक्टिव दोनों वो कंप्लीट होते हैं। जैसे आप पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए दोनों एक्टिविटी आपके अंदर होती है। आप पढ़ने जाते हैं और जाके पढ़ते हैं, तब आप कंप्लीट माने जाते हैं। अभी घरे बैठे हैं और घरे बैठ के खाली पढ़ रहे हैं, तो आप कैरियर आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप रिएक्टिव हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने आना नहीं चाहते। तो आप रिएक्टिव तो हैं लेकिन आप कैरियर आपके पास नहीं है, तो आप इनकम्प्लीट माने जाएंगे। बातें समझ में आ गई? ठीक है। 11-12 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, इसमें बताते हैं 11-12 की क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो गई हैं। अगर आपके अगल बगल कोई है जो पढ़ना चाहता है तो उसको डीडीबी ट्यूटोरियल आप भेज सकते हैं। आपके लिए आपका निर्णय और उनके लिए आपका जो निर्णय होगा वो दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी और संस्था के लिए भी। आगे बात करते हैं कंप्लीट एंटीजन की। दोज एंटीजन हैव बोथ इसेंशियल प्रोटीन सच एज कैरियर प्रोटीन एंड रिएक्टिव प्रोटीन कॉल्ड कंप्लीट एंटीजन। यानी वह एंटीजन जिनके पास कैरियर और रिएक्टिव दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं, उनको हम कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। और इनकम्प्लीट एंटीजन वो होंगे जिनके पास कैरियर प्रोटीन तो पाए जाएंगे, कैरियर प्रोटीन अब्सेंट होंगे, बट रिएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, उनको हम लोग इनकम्प्लीट एंटीजन कहेंगे। ये बातें याद हो गई हैं आपको? कंप्लीट बहुत आसान सी बातें हैं। आगे कंप्लीट एंटीजन इनकम्प्लीट एंटीजन इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल एंटीजन, या इसको हप्टेन कहते हैं, ये याद रखना। पार्शियल एंटीजन या हप्टेन कहते हैं। आगे द एंटीजन विच, यहां तक क्लियर हो गया? अब ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, स्टार पॉइंट। द एंटीजन विच प्रेजेंट इन बॉडी ओन सेल कॉल्ड सेल्फ एंटीजन, ORR ऑटो एंटीजन। जो कुछ एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर स्वतः बनते हैं, स्वतः पाए जाते हैं, उनको हम सेल्फ एंटीजन कहते हैं। और जो एंटीजन डू नॉट प्रेजेंट इन बॉडी, जो एंटीजन हमारे शरीर के अंदर बाहर से आते हैं, उनको हम फॉरेन एंटीजन कहते हैं या नॉन सेल्फ एंटीजन कहते हैं, ठीक है ना। आगे एच एंटीजन एक होता है। तो RBC ऑफ ऑल ब्लड,
पासेस कॉमन टाइप ऑफ एंटीजन, उनको हम यच एंटीजन कहते हैं। यच एंटीजन हमारे आरबीसी में पाए जाते हैं। ये भी आपका स्टार पॉइंट है। तो ये स्टार पॉइंट, ये स्टार पॉइंट, ये स्टार पॉइंट, इन्हें आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर की बात किया गया, देयर आर फॉलोइंग इम्यून डिसऑर्डर। कौन कौन इम्यून डिसऑर्डर होते हैं? पहला एलर्जी है, ये इम्यून डिसऑर्डर है। दूसरा है ऑटो इम्यूनिटी, ये भी इम्यून डिसऑर्डर है। SCID, ठीक है ना, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी, ये भी इम्यून डिसऑर्डर है। उसके बाद एड्स जो है वो भी इम्यून डिसऑर्डर है। अब देखिएगा, इसको देखते हैं। SCID, SCID का मतलब है सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी। तो दोनों में ही, इसमें और एड्स दोनों में ही इम्यून की डिफिशियंसी हो जाती है। अब ये भी स्टार पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्या होता है? द पर्सन में लैक बी सेल या ORR T सेल, ORR बोथ, वह व्यक्ति जिनमें जन्म से ही T सेल ना हो या जिनमें जन्म से ही B सेल ना हो या दोनों ही ना हो, उन व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। आगे एड्स काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ हेल्पर टी सेल। एड्स कैसे होते हैं? हेल्पर टी सेल के डिफिशियंसी से होते हैं। एड्स कैसे होंगे? हेल्पर टी सेल के डिफिशियंसी से होते हैं। तो यहां तक क्लियर है? ये यहां तक क्लियर है? SCID कैसे होगा? बी सेल टी सेल दोनों की कमी से हो जाएगा। दोनों नहीं रहेगा तो ये बीमारी होगी, और हेल्पर टी सेल नहीं रहेंगे तो एड्स हो जाएगा। आगे देखो, ऑटो इम्यूनिटी क्या है? देखो, हमारे इम्यून सिस्टम का मेन काम क्या है? द यूनिकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम इज दैट इट ऑलवेज डिस्ट्रॉय, यहां देखिएगा, इज ऑलवेज डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल बट नेवर अटैक ओन बॉडी। ये इम्यून सिस्टम का काम है। इम्यून सिस्टम का काम क्या है? इम्यून सिस्टम का काम है कि यह हमेशा फॉरेन पार्टिकल यानी बाहर से आए हुए लोगों को मारती है, अपने बॉडी को कभी नहीं मारती। ठीक है? इफ, अगर ऐसा हो जाए, इफ इम्यून सिस्टम फेल, अगर इम्यून सिस्टम क्या हो जाए? फेल हो जाए, टू रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, अपने और पराये में पहचान करना अगर इम्यून सिस्टम भूल जाए, किसमें? अपने और पराये में पहचान करना भूल जाए, तो स्टार्ट टू बी डिस्ट्रॉय ओन बॉडी कॉल्ड इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये बातें समझ में आई? देखो, इम्यून सिस्टम का यूनिकनेस ये है कि यह क्या करती है? इम्यून सिस्टम का यूनिकनेस ये है कि ये हमेशा बाहर से आए हुए प्रोटीन या बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल को मारती है या उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन, और ये कभी अपने को नहीं मारती। लेकिन अगर कभी इम्यून सिस्टम फेल हो जाए का मतलब अपने और पराये में पहचान ना कर पाए, तो ये अपने खुद की बॉडी को मारना शुरू कर देती है। इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑटो इम्यूनिटी। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो डायबिटीज हमारे शरीर में होने वाला एक बीमारी है, और डायबिटीज को क्या बोलते हैं? इंडिया को बोलते हैं कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा शुगर के आदमी या मरीज कहां पाए जाते हैं? यहीं पे पाए जाते हैं। आगे एडिसन डिजीज की बात करते हैं, ग्रेव डिजीज, क्रोनिक एनीमिया, क्रोनिक हेपेटाइटिस, हाशीमोटोज डिजीज, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हैं। यहां तक बातें क्लियर हैं? चलो, अब देखो डिफरेंस बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर क्या होता है ना, फटाफट से देख लो। एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन को हम लोग इम्यूनोजन कहते हैं, ठीक, और एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है ना? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, यह एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है।
इट इज अ टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों हो सकता है। आगे बात करते हैं, इट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। आगे, इट प्रोड्यूस बाय ओन बॉडी बाय एंटीजन। आगे, इट हैज नंबर ऑफ इपीटोप्स, और इनके पास 2 पैराटोप्स पाए जाते हैं। इनके पास क्या पाए जाते हैं? 2 पैराटोप्स पाए जाते हैं। ये आपके 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है ना। और ये 5 प्रकार के होते हैं, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। आगे, इट हैज नो एनी कांस्टेंट एंड वेरिएबल पोर्शन, बट इट हैज कांस्टेंट एंड वेरिएबल पोर्शन। और यहाँ पे लाइट और हैवी चेन नहीं पाए जाते, यहाँ पे लाइट और हैवी चेन पाए जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ओके, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, इम्यून सेल की बात करते हैं। व्हाट इज द इम्यून सेल? इम्यून सेल क्या होते हैं, ठीक है। देखिए इम्यून सेल क्या होते हैं। इम्यून सेल, those cell which form the immune, those cell which formed the immune organ called immune cell, यानी वह सेल जो इम्यून ऑर्गन के द्वारा बनाए जाते हैं उनको इम्यून सेल कहते हैं। those cell which formed by the immune organ called immune cell। आगे, इन केस ऑफ फीटस, नवजात जो बच्चे मां के पेट में पल रहे हैं, मां के गर्भाशय में पल रहे हैं, उन्हें हम फीटस कहते हैं। तो इन केस ऑफ फीटस, इम्यून सेल फॉर्म्ड बाई लीवर ना। फीटस के केस में देखा जाए तो इम्यून सेल मतलब टी सेल और बी सेल लीवर के द्वारा बनाया जाता है, लीवर। आगे, इन एडल्ट इम्यून सेल फॉर्म्ड बाई बोन मैरो ना। एडल्ट में इम्यून सेल किसके द्वारा बनाया जाता है? बोन मैरो के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे, लिम्फोसाइट आर द मेन इम्यून सेल। लिम्फोसाइट मुख्य इम्यून सेल हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट को हम टी सेल कहते हैं। ये सिंथेसाइज होता है बोन मैरो में। टी सेल जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं बोन मैरो में, बट मैच्योर इन थाइमस रीजन। मैच्योर कहां होंगे? थाइमस रीजन में होंगे, बोन मैरो में बनेंगे और थाइमस रीजन में मैच्योर होंगे। आगे, टी लिम्फोसाइट आर ऑफ 4 टाइप। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार के होते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल और सप्रेसर टी सेल। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हेल्पर टी सेल की बात करते हैं। हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट द किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है? किलर टी सेल और सप्रेसर टी सेल को स्टिमुलेट करना कि तुम जाओ और मार दो किसको? तुम जाओ और डिस्ट्रॉय कर दो पैथोजन को, या नॉन फंक्शनल सेल जो है उनको क्या कर दो? डिस्ट्रॉय कर दो। ये हेल्पर टी सेल ने किसको? किलर और सप्रेसर को कहना है। आगे, हेल्पर टी सेल आल्सो स्टिमुलेट बी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करता है? बी सेल को भी स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कि तुम एंटीबॉडी बनाओ। कौन कहता है? हेल्पर टी सेल कहता है। आगे, इट सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड लिम्फोकाइनेज। यह एक प्रोटीन भी सिक्रीट करता है जिसको हम लिम्फोकाइनेज कहते हैं। तो हेल्पर टी सेल बड़ा मुख्य ही होता है और एड्स के केस में इसी हेल्पर टी सेल को मार दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं किलर टी सेल। किलर टी सेल को हम लोग साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं या के सेल कहते हैं। किलर टी सेल को साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं या के सेल कहते हैं। दीज सेल डिस्ट्रॉय फॉरेन सेल बाय द सिक्रीशन ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड परफोरिन ना। यह जो होते किलर टी सेल पैथोजन को मारते हैं बाय द सिक्रीशन ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड परफोरिन। और परफोरिन वह प्रोटीन होता है जो क्या करता है? परफोरिन वह प्रोटीन होता है जो पैथोजन के शरीर में क्या कर देता है? छेद कर देता है। पैथोजन के शरीर में क्या करेगा? छेद कर देगा
ना, पोर बना देता है। देखिएगा क्या कह रहा है, परफोरिन ना विच पंचर द सेल ऑफ फॉरेन ना विच पंचर द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फॉरेन सेल एंड डिस्ट्रॉय इट। इस तरीके से छेद बना देता है उसके शरीर में, पैथोजन में, और पैथोजन क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। किलर सेल आल्सो डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, कैंसरस सेल, किलर सेल कैंसरस सेल को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। आगे हम बात करते हैं मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल को हम इंटेलिजेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का सबसे बुद्धिमान, यानी इम्यून सिस्टम का बुद्धिमान सेल कहा जाता है। दीज सेल कीप रेडी एंड कंटिन्यूअस अटैक एज सुन एज द पैथोजन इन्फेक्शन इन द बॉडी अगेन एंड अगेन ना। यह क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या रहता है, हमेशा तैयार रखता है। किसके लिए, उस पैथोजन के लिए जो हमारे बॉडी पे बार बार अटैक करता है। आगे, द मेमोरी टी सेल प्रिवेंट द अगेन इन्फेक्शन ऑफ सेम पैथोजन। मेमोरी टी सेल क्या करेगा, हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन बार बार अटैक कर रहा है तो उसको, उससे हमें प्रिवेंट करने का काम करता है। मेमोरी टी सेल इज आल्सो कॉल्ड प्राइमिड सेल कहा जाता है। आगे बात करते हैं सप्रेसर टी सेल। दे सप्रेस द फंक्शन ऑफ किलर। सप्रेसर टी सेल को हम जेलर के तौर पे समझ सकते हैं कि यह शरीर का जेलर होता है, मेमोरी इंटेलिजेंस होता है, किलर कमांडो टाइप का काम करता है। तो ये क्या करता है, सप्रेस द फंक्शन ऑफ किलर टी सेल एंड हेल्पर टी सेल। दे आल्सो इनहिबिट द इम्यून सिस्टम। अब कोई चीज जेल में बंद हो गई तो उसको कोई मारपीट तो सकता नहीं है ना, क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि वो जेल में बंद है। और अगर देखिए मान लीजिए पैथोजन है तो सप्रेसर इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा, अब इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। चाहे हेल्पर आएगा, चाहे किलर आएगा, चाहे एंटीबॉडी आएगा, इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे सप्रेसर है और ये पैथोजन है। ठीक, चलो आगे। इम्यून सेल में हम बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो एंड मैच्योर आल्सो इन बोन मैरो। बी लिम्फोसाइट कहां बनता है, बोन मैरो में बनता है और बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, इसीलिए इसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी लिम्फोसाइट आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बी लिम्फोसाइट। एक होता है आपका प्लाज्मा बी सेल, एक होता है आपका मेमोरी बी सेल। कौन कौन सा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल और प्लाज्मा बी सेल होते हैं और मेमोरी बी सेल होते हैं। हम प्लाज्मा बी सेल की बात करेंगे तो प्लाज्मा बी सेल को हम फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं, ये याद रखना है। प्लाज्मा बी सेल आर द फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी। आगे, बी सेल सिक्रीट एंटीबॉडी बाई द स्टिमुलेशन ऑफ हेल्पर टी सेल ना। बी सेल काम किसके मदद से करता है, हेल्पर टी सेल के मदद से काम करता है। आगे, एंटीबॉडी इज आल्सो कॉल्ड इम्यूनो ग्लोबुलिन, आईजी से इंडिकेट करते हैं। मेमोरी बी सेल, आगे अब बात करते हैं इम्यून आर्गन की। किसकी बात करते हैं, इम्यून आर्गन। इम्यून आर्गन आर दोज आर्गन वेयर इम्यून सेल ओरिजिनेट एंड मैच्योर। इम्यून आर्गन वो होंगे जहां इम्यून सेल क्या करेंगे, ओरिजिनेट होंगे, और जहां मैच्योर होंगे, जहां माइग्रेट करके जाएंगे फंक्शन करने के लिए, उन जगहों को हम इम्यून आर्गन कहते हैं। यानी इम्यून आर्गन आर दोज आर्गन वेयर इम्यून सेल बिकम ओरिजिनेट, मैच्योर एंड माइग्रेट टू द फंक्शनिंग या माइग्रेट टू द प्रॉपर फंक्शनिंग कॉल्ड इम्यून आर्गन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्यून आर्गन, दैट वन द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी इम्यून आर्गन एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी इम्यून आर्गन। द प्राइमरी इम्यून आर्गन आर दोज इम्यून आर्गन वेयर इम्यून सेल बिकम originate and mature called primary immune organ. The primary immune organ are those immune organ where immune cell originate and mature called primary immune organ. उनको primary immune organ कहेंगे। जैसे थाइमस होगा, आगे थाइमस होगा किसमें, ह्यूमन में,
प्राइमरी इम्यून ऑर्गन होगा। बोन मैरो होगा किसमें, ह्यूमंस में। और बर्ड में देखा जाता है, बर्ड में होता है ब्रूसा ऑफ फैब्रिसियस ऑफ बर्ड ना, बर्ड का ब्रूसा ऑफ फैब्रिसियस होता है, जो इम्यून ऑर्गन के तौर पे, प्राइमरी इम्यून ऑर्गन के तौर पे देखा जाता है। सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन की बात करते हैं तो सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन इज आल्सो नोन एज पेरीफेरल इम्यून ऑर्गन। क्या कहा जाता है, पेरीफेरल इम्यून ऑर्गन। तो ये क्या होते हैं, आफ्टर मैचुरेशन ऑफ टी सेल एंड बी सेल, टी सेल एंड बी सेल, दीज सेल माइग्रेट टू द सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। काम करने के लिए वो सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन में जाते हैं। जैसे आप लोग हैं तो पढ़ाई करते हैं, पैदा होते हैं अपने घर पे, पढ़ाई करते हैं इंस्टीट्यूशन में जाके, तो पैदा हुए कहाँ, घर पे या जहां पे भी पढ़ाई जहां किए, जहां मैच्योर हुए, वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी इम्यून ऑर्गन हो जाएगा। और जहां आप काम करने जाएंगे वो आपका सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन हो जाएगा ना। इसके एग्जाम्पल होंगे लिम्फ नोड होगा, स्प्लीन होगा, टॉन्सिल होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होंगे, अपेंडिक्स होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, यूरोजेनिटल ऑर्गन्स होंगे। ये सारे हो जाएंगे आपके सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन। तो इम्यूनोलॉजी आज कंप्लीट खत्म हुआ और इम्यूनोलॉजी हमारे 4 लेक्चर में कंप्लीट हुए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 लेक्चर में हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी को कंप्लीट किया है। इम्यूनोलॉजी खत्म हो गया। कल हम लोग थर्ड यूनिट में आपके मसल्स हैं और नर्वस सिस्टम है, इन दोनों को इस हफ्ते में कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा कि ये हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाए। अगले हफ्ते से हम थर्ड पेपर के बारे में, थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे और कोशिश किया जाएगा 1-1.5 हफ्ते में थर्ड पेपर भी समाप्त हो जाए, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो इन सब के नोट्स आप लोग बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बाकी बातें आगे नेक्स्ट क्लास में होगी कल अपने समय से ना। कोशिश करिए कि आप लोग 3 बजे तक आप आ जाया करिए। 3:05-7 पे क्लास शुरू कर देंगे कल से, 1 घंटे प्रॉपर क्लासेस चल जाएं। ओके, चलें, ठीक। धन्यवाद आप सभी लोगों का।